साथ साथ करो, चलो ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, कहां के लिए सुटेबल है? जॉब ऑर्डर के लिए, कंटिन्यूस मास प्रोडक्शन। तो हमने बात की थी कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक तो जहां पर कंटिन्यू प्रोडक्शन कंटिन्यू रहती है और आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनता है, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज की जाती है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज in process costing costs are accumulated as per job, as per contract, as per process or department, as per batch। बताएं जी, जो कॉस्ट जो है accumulate, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस में जो टोटल कॉस्ट आती है वही अगले के लिए क्या बन जाती है? क्लोजिंग अगले के लिए क्या बन जाती है? ओपनिंग। तो एक जगह पर वो कॉस्ट क्या हो जाती है? accumulate हो जाती है, देन नेक्स्ट प्रोसेस में जाती है, फिर वहां पे accumulation होती है। एज पर प्रोसेस आर डिपार्टमेंट, यानी जो कॉस्ट जो अकोमुलेट होती है एज पर प्रोसेस अकोमुलेट होती है। सो सी इज द राइट आंसर। बढ़ते आगे, नेक्स्ट एमसीक्यू इज एबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है? ए एक्सपेक्टेड लॉस, बी अनकंट्रोलेबल लॉस, सी अवॉइडेबल लॉस, डी स्टैंडर्ड लॉस। कौन सा है ऐसा लॉस जो अवॉइडेबल है, जिसको हम अवॉइड कर सकते थे? दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। सो सी इज द राइट आंसर। एक्सपेक्टेड लॉस कौन सा हुआ? जो नॉर्मल है, जो हमें पता है कि होना, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस इज ऑप्शन ए ignored, ऑप्शन बी credited to process account, ऑप्शन सी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी एडिड टू कॉस्ट। बताए जी, जो स्क्रैप है, हमने कल बात की थी कि जो स्क्रैप है अगर उसकी कोई वैल्यू है तो हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? प्रोसेस अकाउंट में। कौन सी साइड में करेंगे? क्रेडिट साइड में करेंगे। सो आंसर इज बी, क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। नेक्स्ट इज इफ ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन कांस्टेंट, बिकम जीरो। बिकम जीरो। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में मैंने कल बताया था आपको, क्या होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट? एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, किसके लिए? मटेरियल के लिए, परचेज के लिए, उसके ऊपर जो हमारी फिक्स कॉस्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। तो जब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी एक तरह का हमारा खर्चा इंक्रीज होगा तो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। वो डिक्रीज थोड़ी हो सकती है, कांस्टेंट थोड़ी रहेगी, वो भी तो बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? एक ऐसा ऑर्डर जो आपके लिए इकोनॉमिकल हो। हमने कल ही बात की थी कि इस तरह से हम ऑर्डर करें कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम आए, हमारी कैरिंग कॉस्ट भी कम आए। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मैंने क्या कहा था भाई? प्रोडक्ट को खरीदने से लेकर अपने गोडाउन तक पहुंचाने की जो कॉस्ट आएगी वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और कैरिंग कॉस्ट के लिए मैंने क्या कहा था भाई? प्रोडक्ट को कैरी करने की कॉस्ट, आपने प्रोडक्ट गोडाउन में रखना है, गोडाउन का रेंट है, उसकी इंश्योरेंस है, उसकी प्लीफरेज होगी, वो होगी कैरिंग कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी है कि इस लिहाज से हम ऑर्डर करें कि हमारी हर कॉस्ट क्या आ जाए? कम आ जाए। तो अगर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। सो आंसर इसकी रहेगा डी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द मेन पर्पस ऑफ मटेरियल कॉस्ट मटेरियल कंट्रोल इज टू। मेन पर्पस क्या है मटेरियल कंट्रोल का? इज ए इंक्रीज वेजेस, बी मिनिमाइज मटेरियल कॉस्ट एंड प्रिवेंट लॉस, सी इंक्रीज स्टॉक, डी डिले प्रोडक्शन। मुझे लगता है आंसर तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मेन जो पर्पस है वो क्या है? मटेरियल कॉस्ट को मिनिमाइज करना और लॉसेस को प्रिवेंट करना। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ एबनॉर्मल गेन अराइजेस इट इज, इसको हम क्या करेंगे? डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इग्नोर्ड या एडेड टू ओवरहेड्स। हमने कल पढ़ा था इसके बारे में, क्या क्या आंसर है इसका? क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस गेन हुआ तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट लॉस जो हम कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिनिमाइज क्या चीज, किस चीज को मिनिमाइज करती है? ऑप्शन ए
परचेज कॉस्ट, ऑप्शन बी स्टोरेज कॉस्ट ओनली, ऑप्शन सी ऑर्डरिंग कॉस्ट ओनली, ऑप्शन डी टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। आज जब एमसीक्यूज में करवा रहा था, अभी इसके बारे में बात भी की थी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो उसमें आपको आइडिया लग ही गया होगा कौन सी कॉस्ट, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। दोनों के बारे में मैंने कल डिस्कस किया था इसके बारे में। तो दोनों की कॉस्ट को ये क्या करती है, मिनिमाइज करती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीऑर्डर लेवल कौन सा होता है? रीऑर्डर लेवल मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, लेवल एट विच न्यू ऑर्डर इज प्लेस्ड, या डी एवरेज स्टॉक। हमने तीन तरह की स्टॉक की बात की थी, तीनों यहां मेंशन्ड है, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। ये तो होगा स्टॉक का लेवल। रीऑर्डर लेवल हम कब मंगवाते हैं स्टॉक? लेवल एट विच न्यू ऑर्डर इज मतलब प्लेस। जब हम नया रीऑर्डर लेवल किसको कहते हैं? वो लेवल जहां पर हम नया ऑर्डर क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। हमने एक लेवल रखा होता है कि इस लेवल के नीचे अगर हमारी जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है वो गिरे कम होगी, उस लेवल से नीचे जाएगी, तो हम एक नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो रीऑर्डर लेवल इज लेवल एट विच न्यू ऑर्डर इज प्लेस, जहां पर हम एक नया ऑर्डर क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इज मिनिमम स्टॉक लेवल इज कैलकुलेटेड। हमने बात की थी फॉर्मुलोज की, मैंने कहा था फॉर्मूला याद रख लेना, इस सिचुएशन पे क्या फॉर्मूला लगेगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल इज कैलकुलेटेड एज, हमने फॉर्मूला की बात की थी, क्या है इसका, ए रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्या बताया था मैंने मैक्सिमम कंजम्पशन, कि ड्यूरिंग ए पीरियड आप कितना मैक्सिमम कंज्यूम करते हो, और कितना मैक्सिमम लीड टाइम क्या हो गया, कि किसी ऑर्डर को आपकी फैक्ट्री तक आने में कितना टाइम लगेगा, कोई रॉ मटेरियल को आपकी फैक्ट्री तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको कहते हैं मैक्सिमम लीड टाइम। एक तो ये आ गया। दूसरा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, यानी नॉर्मल जिसे हम कहते हैं। तीसरा मैक्सिमम लेवल माइनस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और डी एवरेज स्टॉक माइनस ईओक्यू। इसमें से ये दो तो एलिमिनेट कर देंगे, है ना, तो बचे दो, कौन सा है, बी रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है मैक्सिमम स्टॉक लेवल अवॉइड्स, किस चीज को अवॉइड करता है? ऑप्शन ए स्टॉक आउट, ऑप्शन बी ओवर स्टॉकिंग, ऑप्शन सी अंडर प्रोडक्शन, ऑप्शन डी नॉर्मल लॉस। तो मैंने आपको तीन लेवल बताए थे, क्या बताया था, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज, है ना। मैंने कहा था फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लेवल आपका 600 यूनिट का है, मिनिमम 200 यूनिट का है, मैक्सिमम एवरेज 400 है। तो इसका मतलब हो गया, मिनिमम का मतलब हो गया कि इससे नीचे हमारा स्टॉक नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम का मतलब हो गया इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, और एवरेज का मतलब हो गया कि इतना हर समय हमारे पास जनरली रहना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें क्या कहता है, कि अवॉइड करता है कि हमारे इससे ऊपर हमारा स्टॉक ना हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओवर स्टॉकिंग। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय, ऑप्शन ए परचेज डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी कॉस्ट अकाउंटेंट, ऑप्शन सी स्टोर कीपर, ऑप्शन डी ऑडिटर। स्टोर कीपर। बिन कार्ड क्या है, व्हाट इज बिन कार्ड? बिन कार्ड का मतलब है रिकॉर्ड। स्टोर कीपर का काम क्या है, रिकॉर्ड बनाना। किस चीज का रिकॉर्ड? मटेरियल का, कि कितना मटेरियल आया, कितना इशू किया, कितना बैलेंस में बचा है, ये सारा रिकॉर्ड कौन बनाता है, स्टोर कीपर। सो बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय, कौन बनाएगा, ये बनाएगा स्टोर कीपर। चलिए नेक्स्ट, FIFO मेथड इश्यूज मटेरियल एट, किस प्राइस पे इशू करता है? ऑप्शन ए लेटेस्ट प्राइस, ऑप्शन बी हाईएस्ट प्राइस, ऑप्शन सी अर्लीस्ट परचेज प्राइस, ऑप्शन डी एवरेज प्राइस। अच्छा, FIFO का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आप याद करो तो मैंने कहा था, मान लो 1 जनवरी को हमने कुछ स्टॉक खरीदा, फिर 4 जनवरी को खरीदा, फिर 7 जनवरी को खरीदा, ये हमने अलग अलग डेट को खरीदा। तो FIFO मेथड इश्यूज मटेरियल, हमें जब इशू करना है तो पहला फर्स्ट जो आया उसको पहले निकालना है। फर्स्ट कौन सा आया था, 1 जनवरी, तो कौन सा, लेटेस्ट, हाईएस्ट या अर्लीस्ट? अर्लीस्ट, जो पहले आया था। लेटेस्ट हो गया ये वाला, तो जो पहले आया था उसको पहले इशू करेंगे। लेटेस्ट वाला कौन सा है,
मेथड लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, शायद उसका भी एक एमसीक्यू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ है, लिफो मेथड इश्यूज मटेरियल लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आया उसको सबसे पहले निकालना है। तो ओल्डेस्ट प्राइस या लेटेस्ट, लेटेस्ट प्राइस, जो सबसे, जैसे मैंने फिर से अगर मैं एग्जांपल दूं, 1 जनवरी 4 जनवरी को हमने खरीदा, 7 जनवरी को खरीदा, तो लिफो है लास्ट इन, जो लास्ट में आया उसको पहले निकालना। तो लास्ट में कौन सा आया, 7 जनवरी, यानी लेटेस्ट कौन सा है, 7 जनवरी वाला। तो आंसर रहेगा बी, लेटेस्ट परचेज प्राइस। नेक्स्ट इज danger level is calculated when a normal purchase is made, emergency purchase is required, maximum stock is reached, EOQ is calculated। danger level, खतरनाक लेवल, जब हमें क्या चाहिए, इमरजेंसी परचेज। डेंजर लेवल होता है जहां पर हमारा स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है और हमें इमरजेंसी परचेज करना है, तो दैट इज कॉल्ड डेंजर लेवल। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आ गया, इन वीईडी एनालिसिस, वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूएबल, वाइटल, वेरिएबल, वेरीफाइड। वाइटल, वी स्टैंड फॉर वाइटल। इसके अंदर हमने बात की थी, वी फॉर वाइटल, ई फॉर क्या था, एसेंशियल, डी फॉर क्या था, डिजायरेबल। और कहां यूज होती है ये, हॉस्पिटल्स में, यानी हमें जो सबसे वाइटल है वो हमारे पास हर वक्त होनी चाहिए। एसेंशियल वो है जिसके बिना काम चल जाएगा, काम रुकता नहीं, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और डिजायरेबल वो होती है जो ना भी हो तो भी चल जाएगा काम। तो ये जो कॉस्टिंग है हॉस्पिटल्स में यूज। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रीऑर्डर लेवल, क्या फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने का, हमने पढ़ा था, एवरेज नहीं है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, या लीड टाइम, है ना। और कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्या है मैक्सिमम कंजम्पशन, आज भी इसके बारे में बात की। तो मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम, उसको आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज।